अरे माँ, तुम फिर मेरी बात को अनसुना करके यहाँ मिर्च तोड़ रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें मिर्च नहीं तोड़नी चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अरे बेटी, तू कब आई? तू नहीं थी तो सोचा थोड़ा काम कर लूं। तेरे रहते तो मैं कोई काम कर ही नहीं पाती। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी भलाई के लिए ही तो मना करती हूँ। मैं हूँ ना माँ, फिर तुम काम क्यों करती हो? सारा दिन यूं ही बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना काम पड़ा रहता है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तू तो हर समय इस घर में नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी ही होगी, तब तो अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। क्या तुम सारा दिन मेरी शादी के बारे में ही सोचती रहती हो? और कोई चिंता नहीं है तुम्हें? बस शादी शादी। क्या मुझे अपने से दूर करना चाहती हो? जिसकी शादी लायक बेटी होती है उसके मन में कितनी चिंताएं होती हैं, ये तो नहीं समझेगी। मुझे वो सब समझने की जरूरत नहीं। तुम अब यहाँ से जाओ, बाकी काम मैं कर लूंगी। मैं लगभग 1 टोकरी मिर्च तोड़ चुकी हूँ, तेरे साथ थोड़ी और तोड़ देती हूँ। तेरा काम आसान हो जाएगा, आज बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। उसकी चिंता मुझे है। तुम घर जाओ और आराम करो। हाट तो शाम को लगेगा, तब तक मैं सब काम कर लूंगी। लेकिन मुझे कोई लेकिन नहीं सुनना, जो कहा है वो करो। चारों तरफ कितना अंधेरा हो गया है। आज मिर्च बेचते बेचते देर हो गई। माँ घर पर मेरी चिंता कर रही होगी। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। ये क्या? तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका? छोड़ो मेरा रास्ता। अरे ओ नीलम, ये चांदनी रात में कहाँ निकल पड़ी हो? और तुम्हारा रास्ता छोड़ने के लिए थोड़ी ना रोका है। ये बताओ, इतनी रात में क्या अकेली घर जा रही हो? तो डर नहीं लग रहा है? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, जंगल वाले रास्ते से चलो, हम स्वयं तुम्हें छोड़ आते हैं। आओ मेरी नीलम। मैं जंगल से क्यों जाऊं? मैं इसी रास्ते से जाऊंगी। रास्ता छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तो कर क्या लोगी? हैं? क्या कर लोगी? हेलो, बाजार में तेरी वजह से हमारा धंधा नहीं चलता। अच्छी मिर्ची लाती है ना, हम खरीदना चाहते हैं तो हमें देती भी नहीं। अब बता तेरा क्या होगा? बोल, अरे बोल ना। अब क्यों बोलती बंद हो गई? तुम लोग आधी कीमत भी नहीं देते, इसीलिए नहीं देती। दया करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। हम बहुत असहाय हैं। कोई है? मुझे बचाओ। छोड़ो, मुझे बचाओ। छोड़ो, मुझे बचाओ। ए बदमाशों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक लड़की पर हमला करते हो, हैं? तुम्हारी तो आप देखिए, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए 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 आइए। वो भाग गए हैं। धन्यवाद, लेकिन घर तक आने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे इकलौते बेटे की शादी है। 10 गांव में सबसे अच्छी लड़की चाहिए, कोई भी लड़की नहीं चलेगी। अरे आपके बेटे के लिए तो लड़की ढूंढते ढूंढते थक गया मैं। 50 से ज्यादा तस्वीरें दिखा चुका हूँ, फिर भी आपको कोई पसंद नहीं आई, तो अब मैं क्या करूं उसमें, बताइए। मैं तुम्हें कम पैसे नहीं दे रही। अच्छी लड़की ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे भी हो ढूंढो। इस बार एक अच्छी लड़की है, गुणवान है, सुंदर है, हर तरह से अच्छी है, हीरे का टुकड़ा है, टुकड़ा। लेकिन अब ये लेकिन कहाँ से आ गया? देखिए, लड़की का परिवार थोड़ा गरीब है। अब माने कि आप लोगों जितना अमीर नहीं है। गरीब मतलब झंझट। हमारे साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, बाद में समस्या होगी। आहा माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? भगवान हमें भी गरीब बना सकते थे। देखिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस। गरीब होने से क्या फर्क पड़ता है? भाई मैं राजी हूँ। अब आप माँ एक काम करो, ये शादी तय कर दो आप। बस अब तो मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। मेरा बेटा इतने दिन शादी से मना करता रहा, अब खुद कह रहा है। जब ये राजी है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। शादी की तैयारी करो। ठीक है, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अब होगी शादी धूमधाम से। तैयार है मोनिका के हाथ की गर्मा गर्म कॉफी। ये क्या अंजलि, तुम ये अलमारी से साड़ियाँ क्यों निकाल रही हो? अचानक मायके जाने का प्लान कब हुआ?
मेरे मायके जाने का प्लान नहीं हुआ है। मैं तो इन नई साड़ियों को छुपा रही हूँ। लेकिन क्यों? अरे आज शाम को वो आफत की पुड़िया आने वाली है। कहीं उसने मेरी ये नई साड़ियां देख ली तो एक भी नहीं छोड़ेगी। क्या कहा तुमने? वो आने वाली है? हे भगवान, तुम जल्दी से अपनी साड़ियां छुपाओ और मैं अपने मेकअप का सामान छुपा देती हूँ। मोनिका भागती हुई अपने कमरे में जाती है और अपना नया और एक्सपेंसिव मेकअप का सारा सामान छुपा देती है। दोनों बहुएं अपना सारा सामान अच्छे से छुपाने के बाद बैठकर राहत की सांस लेती हैं। चलो, शाम होने में अभी थोड़ा वक्त रह गया है और हमने सब कुछ अच्छे से छुपा दिया है। और नहीं तो क्या, अगर वो ये सब देख लेती तो एक भी सामान नहीं छोड़ती। कौन देख लेती भाभी? रूपाली तुम? अरे रूपाली मेरी बच्ची, तू आ गई। 4 बजे का बोलकर 5 बजे आ रही है। रूपाली की दोनों भाभी उसके लिए नाश्ता लेकर आती हैं, जिसे करने के बाद अब रूपाली एक एक करके अपनी भाभियों के कमरे में जाती है। ये क्या भाभी, आपके कमरे में तो मुझे कुछ नया सामान नहीं लग रहा है। कहीं मैं आने वाली हूँ इसलिए तो आपने सब कुछ छुपा तो नहीं दिया? अरे नहीं रूपाली, ऐसा नहीं है। भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारा जो भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। भाभी मैं तो मजाक कर रही थी, अब तो सीरियस ही हो गई। अपनी भाभियों के साथ रूपाली किचन में आ जाती है, जहां उसे न्यू प्रेशर कुकर मिलता है, जिसे देख रूपाली फौरन उसे कुकर को ले लेती है। मुझे तो यही प्रेशर कुकर चाहिए था। भाभी क्या मैं इसे अपने ससुराल ले जाऊं? वो क्या है ना, मेरे ससुराल का कुकर खराब हो गया है। लेकिन रूपाली, अगर तुम्हें कुकर ये वाला ले जाओगी तो हम लोग खाना किस में बनाएंगे? अगर तुम्हें नया कुकर ही चाहिए तो हमारे साथ मार्केट चलो, हम तुम्हें इससे भी अच्छा कुकर दिलवा देंगे। भाभी मैं आपके साथ मार्केट चली तो जाती, लेकिन मुझे किसी काम से जल्दी जाना है, इसीलिए ये कुकर मैं ले लेती हूँ। आप दोनों मार्केट जाकर अपने लिए नया कुकर ले लेना। इतना कहकर रूपाली नया प्रेशर कुकर लेकर सीधा अपने ससुराल चली जाती है, जिसे देख उसकी दोनों भाभियां। जब भी आती है कुछ न कुछ लेकर चली जाती है। शादी में हमने इसे इतना सारा दहेज दिया है, किसी भी चीज की जरा भी कमी नहीं छोड़ी, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। वैसे तो नंद भाभी में बड़ा ही प्यार होता है, लेकिन इन नंद भाभियों का रिश्ता थोड़ा अलग था। जहां सारी भाभियां अपनी नंदों के ससुराल से आने का इंतजार करती, वहीं ये दोनों भाभियां अपने नंद की मायके ना आने की भगवान से प्रार्थना करती। अंजलि मोनिका की नंद रूपाली बड़ी ही घमंडी और चालाक होती है। शादी से पहले भी रूपाली अक्सर अपनी भाभियों से बिना पूछे उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी कोई भी चीज ले लिया करती थी। वहीं शादी के बाद भी रूपाली आए दिन अपने मायके आकर कोई ना कोई चीज अपनी ससुराल ले जाया करती थी, जिससे उसकी दोनों भाभियां काफी परेशान रहती हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना पनीर टिक्का की। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। अरे जरा ये कटलेट तो देखो, इनकी खुशबू से तो पूरा घर महक उठा है। आज तो जमकर खाएंगे। दोनों बहुएं मिलकर आज रात के खाने में काफी तरह के पकवान बनाती हैं कि तभी वहां उनकी सास सुनीता आ जाती है। अरे वाह, पनीर टिक्का, मलाई चाप, कटलेट, बिरयानी, आज तो बहुत कुछ बनाया तुम दोनों ने। मैं जल्दी से रूपाली को कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ। आज हम सब लोग साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर सुनीता अपनी बेटी रूपाली को कॉल करने के लिए चली जाती है, जिसे देख, हे भगवान, इतने अरमान से हमने इतना सारा पकवान बनाया था, लेकिन अब वो रूपाली की बच्ची इन सबको चट कर जाएगी और हमारे लिए जरा सा भी कुछ नहीं बचेगा। मोनिका की बात 100% सच निकलती है। रूपाली अपने हिस्से के साथ साथ अपनी दोनों भाभियों का हिस्सा भी जानबूझकर खत्म कर देती है, जिसके चलते अब दोनों भाभियों को सुबह की बासी रोटी और सब्जी खाकर अपना पेट भरना पड़ता है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। मोनिका, आंटी जी ने तो बहुत सुंदर कड़े बनवाए हैं तुम्हारे लिए। ये कड़े तो माँ मुझे मेरी शादी में ही देना चाहती थी, लेकिन थोड़ा बजट कम पड़ रहा था, इसलिए नहीं दे सकी। अपनी माँ के दिए हुए सोने के कड़े को पहनकर मोनिका काफी खुश हो रही होती है। तभी उसकी खुशी भंग करने उसकी नंद रूपाली आ जाती है। वाह भाभी, ये कड़े तो कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है, ऐसे ही कड़े का डिजाइन मैंने एक मैगजीन में देखा था। जब से मेरा मन इन कड़ों को पहनने का कर रहा है। काश मैं भी ऐसे कड़े पहन पाती। हाय मेरी बच्ची कैसे उदास हो गई। मोनिका बहू, थोड़े दिनों के लिए अपने कड़े निकालकर अपनी ननद को पहनने के लिए दे दे। इस बेचारी के भी इन कड़ों को पहनने के अरमान पूरे हो जाएंगे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये कड़े मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, मैं रूपाली को कैसे दे सकती हूँ? अरे तो मैंने कौन सा बोला है तुझे कि तू हमेशा के लिए इसे दे दे? कुछ दिनों के लिए दे दे और जब तुझे पहनना हो तो वापस ले लियो। हाँ भाभी, और वैसे भी मुझे परसों एक शादी में जाना था, मेरी साड़ी पर ये कड़े काफी अच्छे लगेंगे। इतना कहकर रूपाली खुद ही मोनिका के हाथों से उसके कड़े निकाल कर पहन लेती है। देखा माँ, ये कड़े मेरे हाथों में अरे माँ और बाबूजी को नहीं बता सकती थी तो क्या हुआ, मुझे ही बता दी थी। अब क्या करूं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करना पड़ा कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला।
चलो कोई बात नहीं, शादी मैंने ऐसे ही कर ली, लेकिन मैं रिसेप्शन पार्टी बहुत अच्छे से करूंगा। उसमें तुम अपने सारे अरमान निकाल लेना मेरी प्यारी बहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर मेरी भाभी आई है, एक लौते भाई की इकलौती भाभी। हिमांशी का व्यवहार देखकर और उसका पहनावा देखकर सलोनी अपने मन ही मन सोच रही थी, मेरी ननद तो बहुत खूबसूरत, सुंदर और गोरी है। काश कि मैं भी इतनी गोरी और सुंदर होती तो अच्छा होता, लेकिन मैं अपनी ननद की जैसी नहीं हूँ। मेरा रंग सांवला है। सलोनी अपने मन में ऐसा सोचकर अपना मुंह लटका लेती है। कुछ देर बाद हिमांशी सलोनी को अपने भाई के कमरे में लेकर आती है। भाभी जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ। आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी और आपकी मदद करवा दूंगी। अभी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ननद जी, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको तुरंत बुला लूंगी। आप चिंता मत करो, आपके अलावा इस घर में मेरा है भी कौन जो मुझे समझ सके। एक भाभी के लिए एक ननद बहुत मायने रखती है। आप तो इस चीज को समझती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी भाभी, बिल्कुल समझती हूँ। आप चिंता मत करो, मेरे रहते इस घर में आपको कभी किसी चीज की परेशानी होगी ही नहीं। ऐसा बोलने के बाद हिमांशी अपने भाई के कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद हिमांशी अपने कमरे में जाती है और एक नया सा सूट पहनकर अपनी भाभी के कमरे में आती है। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई हो? रुको, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी को तैयार करने लगती है। तभी सलोनी देखती है कि हिमांशी ने बहुत सुंदर और प्यारा सूट पहना होता है। वो शीशे में अपनी ननद को देखते हुए कहती है, क्या बात है ननद जी, तुम्हारा ये सूट कितना प्यारा लग रहा है। तुम्हारे गोरे रंग पर खिल रहा है। मेरा रंग काला है ना, तो मेरे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने कई बार ऐसे कपड़े देखे हैं, लेकिन मेरा रंग और बेकार लगने लगता है। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो आप? ये तो बहुत प्यारा कलर है और ये कलर भी मीडियम है। इसे गाजरी कलर बोलते हैं। आपको पता है ये कलर हर एक औरत के ऊपर जचता है, फिर चाहे वो काली हो या गोरी हो। आपको यकीन नहीं है तो रुको, मैं आपको ये सूट देती हूँ, फिर आप इसे पहनकर देखना, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और दूसरा सूट पहनकर जो उसने पहना होता है उसे उतार के अपनी भाभी के पास ले आती है। भाभी, ये लो सूट। अरे ननद जी, आपको ये सूट मुझे देने की क्या जरूरत थी, रहने दीजिए। अरे क्या हुआ भाभी, आप मेरी भाभी हो, मैं इतना नहीं कर सकती। चलो इसे पहनकर दिखाओ। हिमांशी के ऐसा कहने के बाद सलोनी हिमांशी की बात मान लेती है और सूट पहनकर अपनी ननद को दिखाती है। देखो ननद जी, कैसा लग रहा है? पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरे रंग के ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे सांवले रंग के ऊपर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, आपके ऊपर ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कुछ नहीं होता भाभी, पहनने का तरीका होना चाहिए। आपके ऊपर ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आज से आप इसे अपने पास ही रख लो। हिमांशी ऐसा कहकर अपनी भाभी को तैयार करने के बाद मुंह दिखाई के लिए लेकर आती है, जहाँ सब बहुत अच्छे से उसकी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और सभी उसे शगुन देते हैं। साथ में हिमांशी भी एक प्यारा सा तोहफा अपनी भाभी को देती है। भाभी, मैं आपके लिए ये इतना प्यारा सा तोहफा लेकर आई हूँ, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। आप तो बहुत अच्छी हो ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हिमांशी अपनी नई भाभी के आने पर बहुत खुश होती है, लेकिन सलोनी बहुत ही चालाक होती है। उसे जो भी चीज हिमांशी की अच्छी लगती है वो उससे लेने के चक्कर में उसके सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे उसके रंग की वजह से उसके ऊपर कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। एक दिन सलोनी अपनी ननद के कमरे में आती है तो वो ननद के ड्रेसिंग टेबल पर बहुत महंगा महंगा मेकअप का सामान देखती है। कितना महंगा महंगा मेकअप का सामान है, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। ऐसा सामान तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में। अरे भाभी, आप यहाँ, कुछ काम था क्या आपको? नहीं, कुछ काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। वैसे ननद जी, आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर ये इतना महंगा महंगा मेकअप का सामान, वैसे तो मैं भी सोचा करती थी कि मैं मेकअप करूंगी, लेकिन मेरा रंग सांवला है, इसलिए मेरे रंग पर पता नहीं मेकअप खिलेगा या नहीं। अरे भाभी, आप भी ना कैसी बातें करती हो और सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मेकअप हर चेहरे पर अच्छा लगता है। देखो, मैं आपको करके दिखाती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी के चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करती है तो सलोनी को अच्छा लगता है। तभी सलोनी कहने लगती है, ननद जी, बहुत बढ़िया मेकअप है आपके पास, काश कि मेरे पास भी होता। होने की क्या बात है भाभी जी, ये है ना, आप इसे रख लो, मैं अपने लिए और मंगा लूंगी। आपके पास रहे या मेरे पास रहे, कौन सी बड़ी बात है। सलोनी ये सुनते ही खुश हो जाती है। मेरी ननद बहुत अच्छी है, आप सच में बहुत अच्छी हो ननद जी, भगवान ऐसी ननद हर किसी भाभी को दे। ऐसा कहने के बाद सलोनी अपने कमरे में सारा मेकअप का सामान उठाकर ले आती है और उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर लगाने लगती है। ननद के सारे सामान पर मेरा ही अधिकार है, मैं उनके पास कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब ले लूंगी। जंगल के रास्ते पर दो जिंदगियां आमने सामने थीं।
एक तरफ रमेश था, जिसकी सफलता की चमक चोरी और लालच से बनी थी, और दूसरी तरफ मोहन, जिसकी ईमानदारी ने उसे थका तो दिया था पर झुकाया नहीं था। रमेश को देखते ही मोहन ने अपनी फटी चादर सही की, पर रमेश की नजरों में छिपे तानों से वो खुद को नहीं बचा सका। अरे ओ मोहन भाई, कहाँ चले सुबह सुबह अपनी इस बूढ़ी कुल्हाड़ी को लेकर? फिर वही सूखी टहनियां ढूंढने? मरे हुए पेड़ तो अब शमशान में भी नहीं मिलते, तुम अब भी जंगल में उन्हें खोज रहे हो। राम राम रमेश भाई, बस कर्म कर रहा हूँ, नसीब में जो होगा मिल जाएगा। नसीब? अरे भाई, नसीब हाथों की लकीरों में नहीं, कुल्हाड़ी की धार में होता है। देखो मेरी गाड़ी ताजी लकड़ियों से लदी है, शहर पहुंचते ही गड्डियां हाथ में होंगी, और तुम्हारी हड्डियों की गिनती दूर से हो रही है। सुना है कल मंडी से खाली हाथ लौटे थे, बच्चों ने कल भी पानी पीकर रात काटी होगी। मोहन, आंखों में हल्की नमी पर आवाज में सख्ती। मेरे बच्चे क्या खाकर सोए, ये मेरी और मेरे रब की बात है रमेश, पर कम से कम उन्हें ये तो पता है कि उनका बाप किसी के हक की लकड़ी काट कर घर नहीं लाता। रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे परिंदों के उजड़े घोंसलों की चीखें सुनाई नहीं देती। रमेश ताने मारते हुए। आदर्शों से पेट नहीं भरता मोहन, ये जो तुम ईमान ईमान की माला जपते हो ना, इसी ने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है। तुम्हारी विमला बेचारी फटी साड़ी सिल सिल कर थक गई है, और तुम यहाँ जंगलों में भूत बनकर घूम रहे हो। लोग तुम्हें ईमानदार नहीं, मूर्ख कहते हैं। थोड़ा दिमाग चलाओ, मेरी तरह हरे पेड़ काटो, 2 दिन में घर की छत बदल जाएगी। वरना याद रखना, भूखे पेट वाले की शराफत को दुनिया कायरता कहती है। शायद तुम सही कहते हो रमेश, दुनिया के लिए मैं मूर्ख हूँ, पर जिस दिन मैं अपनी भूख मिटाने के लिए हरे पेड़ काटने लगा, उस दिन मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हारी तिजोरी भर रही है, पर तुम्हारी रूह खाली होती जा रही है। मेरी कुल्हाड़ी सिर्फ लकड़ी काटती है, किसी की दुआएं या किसी जीव का घर नहीं। तू अपनी गड्डियां गिन, मैं अपना सुकून ढूंढता हूँ। जाओ जाओ, ये सुकून तुम्हें ले डूबेगा। शाम को जब खाली हाथ लौटोगे और नन्नू को रोते देखोगे, तब पूछना अपने इस सुकून से कि उसकी कीमत क्या है। फकीर ही रहोगे तुम मोहन, फकीर ही मरोगे। रमेश अपनी बैलगाड़ी को जोर से हाँकते हुए धूल उड़ाता निकल गया। मोहन वहीं खड़ा धूल साफ करता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अजीब सा संकल्प। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और उस घने जंगल की ओर कदम बढ़ा गए, जहां आज उसकी परीक्षा होने वाली थी। सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था कि मोहन की कुल्हाड़ी की ठक ठक जंगल की सन्नाटे को चीरने लगी। शरीर में जान नहीं थी। कल रात सिर्फ आधा गिलास पानी पीकर सोया था, पर हाथों में बच्चों के भूखे चेहरों की याद ने बिजली भर दी थी। पसीना माथे से बहकर आंखों में जा रहा था, पर मोहन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बस थोड़ा और। आज अगर ये गट्ठर बड़ा होगा तो शहर की मंडी में अच्छे दाम मिलेंगे। नन्नू के लिए आज सूजी ले जाऊंगा। बेचारा बच्चा कल रात रोते रोते सोया है, और दीपू की चप्पलें भी तो टूट गई हैं। हे भगवान, बस आज ही लकड़ियां बिक जाएं और कुछ नहीं चाहिए। मोहन बड़ी मशक्कत से लकड़ियों का एक भारी गट्ठर अपने सिर पर उठाता है। उसका शरीर कांप रहा है, पर उम्मीद उसे चला रही है। गीता, जमीन भले ही कम है, लेकिन मेहनत तो हमारी सच्ची है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना किसी झगड़े के अपने हिस्से की खेती शुरू करें। कोई बात नहीं, हम इसी जमीन से शुरुआत करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। अगर भगवान ने साथ दिया तो एक दिन हमारी जिंदगी में जरूर खुशहाली आएगी। इसके बाद दोनों मिलकर खेत की खुदाई शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर रवि हल से अपनी जमीन जोत रहा था। तभी सीता पानी लेकर आई और रवि से कहने लगी, जरा देखो तो, हमारा खेत पूरा पसरा पड़ा है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाड़े में खेती कर रहे हैं। चिंता मत करो, माँ का आशीर्वाद है हम पर। अब देखना हमारी फसल कैसे लहलहाएगी। अमन तो बस पढ़ा लिखा किसान है, असली खेती करना उसे आता नहीं। शाम का समय, घर में गीता और अमन थके हुए आते हैं। गीता, आज पूरी जुताई हो गई, कल से बीज डालना शुरू करेंगे। हाँ, हमारा खेत छोटा जरूर है, लेकिन इसमें हमारा पसीना और सच्चाई दोनों बोई जाएगी। दोनों मुस्कुराती हैं, पर आंखों में अब भी थोड़ी चिंता थी। अगली सुबह गांव के चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बातें कर रही थी। सुनो, रवि ने तो बिना पंचायत की बात माने ही ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। अमन भी जमीन कम होने के बावजूद भी खूब मेहनत कर रहा है।
यही तो असली किसान की पहचान है। कुछ हफ्तों बाद दोनों खेतों में फसल उगने लगती है। रवि का खेत फैला हुआ था, लेकिन उसमें जगह जगह सूखापन था। वहीं दूसरी ओर अमन का छोटा सा खेत हरा भरा दिख रहा था। गांव वाले गुजरते हुए चर्चा करते हैं। कम जमीन में भी अमन की फसल देखो कितनी लहलहा रही है। यही होता है सच्ची मेहनत का परिणाम। रवि ने तो काम बैलों से करवाया, लेकिन अमन ने अपने आप खेत की खुदाई की और बीज डाला। रात का समय, हल्की बारिश हो रही थी। अमन और गीता एक दूसरे को देख रहे थे। कभी कभी लगता है कि माँ ने जो किया वो शायद हमारी परीक्षा थी। हाँ, और हम उस परीक्षा में पास होंगे क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। सुबह का समय, खेत में हल्की बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। अमन अपने खेत में खड़ा फसल को निहार रहा था। गीता टिफिन लेकर आती है और फसल को लहराता देख खुश होती है। देखिए ना अमन जी, हमारी छोटी सी खेत की फसल कितनी हरी भरी है। लगता है जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। गीता, ये सब तुम्हारे भरोसे और हमारी सच्ची मेहनत का फल है। हम कमजोर नहीं हैं, बस शांत हैं। दूसरी ओर रवि का खेत, जहां सूखी और कीड़ों का प्रकोप था। रवि परेशान चेहरा लिए खेत का निरीक्षण कर रहा था। सीता पास में खड़ी थी। ये क्या हाल हो गया है हमारी फसल का। इतनी बड़ी जमीन और फसल आधी भी नहीं बची। रवि, मुझे लगता है कि हमारी फसल को पानी समय पर नहीं मिला और बीज भी अच्छे नहीं थे। ऊपर से कीट भी लग गया। अब हम क्या करेंगे? वो देखो, अमन की छोटी जमीन में इतनी फसल और हमारे यहाँ सब चौपट। उसी तो बस किस्मत का साथ मिला है। मेहनत करना उसके बस की बात नहीं है। कुछ दिन बाद गांव की मंडी में सभी किसान अपनी फसल बेचने आए थे। अमन अपनी ही फसल लेकर पहुंचता है। व्यापारी उसके फसल को देखकर दंग रह जाते हैं। वाह अमन जी, ऐसा शुद्ध अनाज बहुत समय बाद देखा है। हम इसके बाजार भाव से भी ज्यादा दाम देंगे। धन्यवाद साहब, ये सब मेहनत और धरती माँ की कृपा है। वहीं दूसरी ओर रवि खड़ा था, जिसकी फसल व्यापारी वापस कर देते हैं। आपके अनाज में नमी और कीट है। हम नहीं ले सकते रवि जी। ठीक है, कुछ दाम दे देना, पर मेरा अनाज खरीद लो। माफ कीजिए, हम नहीं ले सकती। ये हमारे गोदाम में सड़ जाएगी। इसके बाद रवि दुखी मन से अपना अनाज वापस लेकर घर आ जाता है।